नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी अपडेट, धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। बैठक में सप्लीमेंट्री बजट का प्रस्ताव करीब 5,000 करोड़ का हो सकता है ये बजट। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि आज ये कैबिनेट बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है कैबिनेट बैठक में। और बैठक में सप्लीमेंट्री बजट का प्रस्ताव रखा गया। करीब 5,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, करीब 1:45 से उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है और एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी कैबिनेट बैठक हो रही है। इस कैबिनेट बैठक की प्रमुख रूप से यदि मुद्दों के तौर पर बात करें तो राज्य सरकार का जो विधानसभा सत्र मानसून विधानसभा सत्र आना है, इसमें 5 से 8 सितंबर तक का दिन और समय मुकर्रर किया गया है। इसमें राज्य सरकार अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट लेकर आ रही है, इस पर चर्चा संभव है। दूसरा, जो संविदा में महिलाएं कार्यरत हैं अलग विभागों में, उनको CCL यानी चाइल्ड केयर लीव का राज्य सरकार मौका देने जा रही है, यानी संविदा कर्मियों को भी ये तोहफा राज्य सरकार महिलाओं को, मातृशक्ति को देगी। दूसरा, पंप स्टोरेज पॉलिसी जो कि इन्वेस्टर समिट से जुड़ा एक प्रपोजल है, इस पर मंजूरी आ सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट से जुड़े कुछ और प्रपोजल्स पर राज्य सरकार मंजूरी दे सकती है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक हो रही है, तो इस सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई बड़े मसले थे जिनके वो राज्य सरकार को समय से पूर्ण करना है और सत्र को भी आहूत कराने में सभी तैयारियों को पूर्ण करना है। लिहाजा कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है। अभी ये कैबिनेट बैठक सचिवालय में जारी है। माना जा रहा है कि अभी अगले 1 घंटे ये कैबिनेट बैठक और चल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट भी लाया जा सकता है जो कि 5,000 करोड़ तक का होने वाला है। जी देखिए, कई विभागों की डिमांड है और उनको बजट की आवश्यकता, चूंकि राज्य सरकार बजट आवंटन करती है, बजट एलोकेट करती है। तो बीते कई दिनों से जो सचिव वित्त हैं दिलीप जावलकर, उनकी अलग अलग विभागों के सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आगामी लोकसभा चुनाव भी है और इस बजट सत्र में उसका प्रभाव भी दिखेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट की अधिक आवश्यकता होगी विभागों के कामकाज, प्रचार प्रसार जैसे मसलों पर। लिहाजा कोई कटौती न होने पाए, सभी विभागों को एज पर डिमांड पैसा मिले, इस पर फोकस करते हुए बैठक हुई है और माना यह जा रहा है कि 100% विभागों को पैसा सरकार देने जा रही है। बिल्कुल सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून से बड़ी अपडेट, कारवेट पार्क में पेड़ों की कटान का मामला सामने आया, जहां CBI जांच को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी और हाईकोर्ट में दाखिल रिट पर सरकार दाखिल करेगी। जवाब पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि हरक सिंह रावत की कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, कारवेट पार्क में पेड़ों की कटान का ये मामला सामने आया है। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन बने हुए हैं। सुदीप, आप जो ये मामला निकल के सामने आ रहा है, जहां कॉर्बेट पार्क का है, जहां पेड़ों के कटान को लेकर ये मामला सामने आ रहा है और इसकी जांच को लेकर CBI ने हाईकोर्ट में सुनवाई की, तो हरक सिंह रावत की क्या इसको लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, कॉर्बेट पार्क में पाखरो रेंज में 6,000 से अधिक पेड़ कटने की शिकायत पर जब जांच हुई अलग अलग स्तरों से, तब इसकी पुष्टि पाई गई और ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आज इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई है। जो याचिकाकर्ता है उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी कि मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है और इस मामले को हाईकोर्ट ने भी बहुत गंभीरता से लिया था। हाईकोर्ट में ये सुनवाई जारी है और हाईकोर्ट इस सख्त हुआ क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त वन मंत्री के पद पर हरक सिंह रावत थे और हरक सिंह रावत ताकतवर, काबिल और जो चाहते थे वो करा लेने की वो ताकत रखते थे, उनका दबाव प्रभाव था। हालांकि इस मामले से अभी तक वो बरी हैं, परंतु आज माना यह जा रहा है कि सुनवाई में हाईकोर्ट उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए, क्योंकि याचिका में राज्य सरकार क्या जवाब दाखिल करती है देखना होगा, उसके आधार पर हाईकोर्ट अपना अगला निर्णय लेगा। परंतु ये महत्वपूर्ण मामला है राज्य के लिहाज से और हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई है।
बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और हाई कोर्ट में ये देखना होगा कि क्या हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर वही बनी रहती, क्योंकि एक तरफ विजिलेंस की टीम की तरफ से छापेमारी लगातार जारी है, उनके बेटे के कॉलेज और पेट्रोल पंप में दोनों जगह ही की जा रही है। जी, जो विजिलेंस की कार्रवाई थी वो एक दिन की थी, वो संपन्न हो गई। उनके यहाँ से 2 जनरेटर बरामद हुए। जी। इस पर हरक सिंह रावत ने सफाई देते हुए कहा था कि ये जो दोनों जनरेटर हैं ये कोविड काल में लाए गए थे, क्योंकि कोविड काल में कई नियम हटे थे और शिथिलीकरण करते हुए ये कहा गया था कि लोगों की मदद हो, लोगों का इलाज होना चाहिए, लिहाजा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। और उन पर भी दबाव था कि उनका कॉलेज शुरू हो, लिहाजा जनरेटर नहीं था तो जनरेटर कालागढ़ रेंज से आए थे और उन्होंने पूर्व में इसे वापस करने की भी बात कही थी, परंतु वापस नहीं हो पाए और आज इसको अनावश्यक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये दावा हरक सिंह रावत का है। हरक सिंह रावत ये भी कहते हैं कि उनका जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था उससे 65 लाख रुपए खर्च करके ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए, जो अलग अलग जगह लोगों को मदद के तौर पर दिए गए, उसका उन्होंने आज तक हिसाब नहीं लिया। हरक सिंह रावत इसे सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक रूप से शिकार किए जाने की साजिश भी करार देते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ सुदीप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां 2 जनरेटर के विजिलेंस की छापेमारी को पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया और हरक सिंह ने कहा कि मैंने 19 जनवरी 2022 को पत्र लिखकर जनरेटर वापस ले जाने को कहा था, आप नहीं ले गए तो ये मेरी गलती नहीं है। हरक सिंह रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि उनको भ्रष्ट बताती है तो फिर बीजेपी को बताना होगा कि उन्होंने मुझे मंत्री के तौर पर कैबिनेट में क्यों रखा। क्या सरकार भ्रष्ट थी? राजस्थान चुनाव से पूर्व उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है और लेकिन विजिलेंस की कार्रवाई से क्या उनकी छवि पर दाग पड़ेगा, इस पर हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा नाम और कांग्रेस के बड़े नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर विजिलेंस की जो हालांकि पूर्व से शक जाहिर करते रहे कि चुनाव से पूर्व उनको टारगेट किया जा सकेगा या किया जा सकता है, और ठीक इसके पहले कल विजिलेंस की इनके मेडिकल इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हुई है जिसमें 2 जनरेटर बरामद हुए हैं। आपसे बातचीत करेंगे। रावत जी, ये 2 जनरेटर कल विजिलेंस ले गई, इसको जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में पेश किया जा रहा है, इस पर आपका क्या पक्ष है? आप मुझे बता दो क्या कार्रवाई हुई, क्या विजिलेंस ने, मतलब ये तो जैसे खोदो पार निकले चूया भी नहीं निकली है, क्योंकि जनरेटर कोई अपराध नहीं है। अब कोई कहे सरकारी पैसे से, तो हमने अपने कॉलेज के पैसे से कालागढ़ डिवीजन को 25,000 सिलेंडर उसमें कोविड के समय में दिए, आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं लौटाया। हमारा हरावाला विश्वविद्यालय ने 50,000 सिलेंडर दिए, उन्होंने नोट लौटाया नहीं। गणेश जोशी ने लिए, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। और हमारा कॉलेज के खाते से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने एडवांस गुजरात जिस कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे लिया, क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं था उस समय, क्योंकि मैं पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले का प्रभारी मंत्री था कोविड का, तो मैं सरकारी हॉस्पिटलों में भी जनता को भी राशन किट से लेकर बेगदत मदर, ड्राइवर, कंडक्टर, आशा बहनें, भोजन माताएं, पत्रकार भाई जो भी था, कुर्दार के मैंने पत्रकार भाइयों को भी सबकी मदद करी। हरक सिंह रावत जिन्होंने बड़ा बेबाकी से कहा है कि राजस्थान के चुनाव में इस विषय को वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मुद्दा बनाएंगे। दूसरा, लोकसभा चुनाव जो उत्तराखंड और पूरे देश में होने हैं, उसमें हरिद्वार लोकसभा सीट पर यदि उन्हें पार्टी का आशीर्वाद मिला तो बहुत बेहतर स्थिति से चुनाव लड़ेंगे और परिणाम अपने पक्ष में लाएंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में आज विधानसभा में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में अधिकारियों को अहम निर्देश देते हुए विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि हर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जाता और इस दौरान समस्त विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था ताकि आयोजित होने वाले सत्र को ठीक प्रकार से आहूत किया जाए, इसके साथ ही जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस पर भी विशेष निर्देश दिए गए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बागेश्वर उपचुनाव में मतदान से पहले ही खुद को मजबूत और विजेता मानकर चल रही कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा, जिसमें
बसंत कुमार खुद को भगवान का दर्जा देते सुनाई दे रहे हैं। बसंत कुमार और बाल कृष्ण जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे, उनकी बातचीत का ये ऑडियो बताया जा रहा है और वायरल ऑडियो ये भी बताता है कि कांग्रेस प्रत्याशी कितना अहंकार में है। ऑडियो में बसंत कुमार खुद को कृष्ण का अवतार तो कभी गौतम बुद्ध का रूप बता रहे हैं। हालांकि वायरल हो रहे इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ वन इंडिया नहीं करता। तो आइए ऑडियो में सुनाते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है। भगवान कुछ नहीं होता है, या फिर ये ऐसा तो नहीं कहा होगा, अपना कर्म करो, कर्म के फल मिलेगा। ना, ये भगवान की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए करके नहीं कहा यार। अब क्या पता कहाँ भी होगा। चलो ठीक है, तुम इसके पीछे बैग पकड़ के चलता है, वो थोड़ा मोटा आदमी है। बसंत कुमार के पीछे बैग पकड़ के चलना तो आदमी को किस्मत से मिलता है मिस्टर बालकृष्ण ना। श्री कृष्ण का अवतार हूँ, जिसको छू लेता हूँ ना वो भी धन्य हो जाता है। कौन है कृष्ण का अवतार? मैं हूँ। बाप रे, अपने आप को भगवान मानने लग गए तुम। हाँ फिर बाप रे यार, बहुत ही बड़े आदमी। श्री कृष्ण का गौतम बुद्ध का अवतार हूँ। 11वां अवतार पैदा हो गया है धरती पे, पता है तुमको? बौद्ध धर्म अपनाओ फिर। बौद्ध धर्म की बात अपनाने और नहीं, मैं श्री कृष्ण का अवतार राम। आज कृष्ण भगवान कहाँ से आ गए जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों से कहने वाले कि बौद्ध धर्म अपनाओ? अवतार हुए ना, सुन लो। 10वां अवतार जो है गौतम बुद्ध थे, 11वां अवतार हूँ। ना, जो आदमी कहता है कि हिंदू धर्म छोड़ो बौद्ध धर्म अपनाओ, आज वो व्यक्ति कैसे कह रहा है कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ? यहाँ भी पैसे दे दिए क्या? तुमको यकीन नहीं आ रहा है? यहाँ भी पैसे दे दिए क्या? तुमको यकीन नहीं आ रहा? मेरे छूने से लोग धन्य हो जाते हैं भाई। संपर्क करवा लेना एक बार, हाथ छू लेना अपना। भगवान कुछ नहीं होता है, या फिर तो आपको बता दें कि इस तरह से जो ये ऑडियो है वो लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव से पहले ये ऑडियो वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव में मतदान से पहले खुद को मजबूत और विजेता मानकर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, उनका ये ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इस जो ऑडियो है इसमें खुद को भगवान का दर्जा देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब बागेश्वर उपचुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से देखिए कि सभी पार्टियां यहां दमखम दे रही, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, वो काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत मान रहे हैं और शायद वो अपने आप को विजेता ही मान चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए बागेश्वर उपचुनाव अब बहुत करीब आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के लिए ही ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इन सब के बीच एक ऑडियो और वायरल हो रहा है जिसमें बसंत कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि वो श्री कृष्ण हैं, गौतम बुद्ध का अवतार हैं। इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं और जो बात उनसे कर रहा है व्यक्ति वो कांग्रेस का ही कभी प्रत्याशी रहा है, उनका नाम बालकृष्ण बताया जाता है। तो इस प्रकार के ऑडियो सामने आना भी कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस बहुत अभी से मुतमईन है, निश्चित है कि वो चुनाव जीत रही है। हालांकि जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये कब का है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इसको बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी अब कहीं ना कहीं एक और मौका मिल रहा है कांग्रेस को घेरने का। बिल्कुल सुदीप, क्योंकि एक बात तो ये अक्सर ही कही जाती है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपको ले ना डूबे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस प्रकार से जो दावा किया जा रहा है ऑडियो में, ये बसंत कुमार का ही है कि वो जिसको हाथ लगाएंगे वो योग्य बन जाएगा, काबिल बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं और इस तरीके की बात यदि ऑडियो में हो रही है और रिकॉर्ड होकर वायरल हो रही है तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस ही कहा जा सकता है। और अब सोशल मीडिया को लेकर सोशल मीडिया में भी इस ऑडियो पर तमाम प्रकार के मीम बनाए जा रहे हैं और इसको वायरल किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूर्व में भी इस प्रकार का एक ऑडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल सुदीप, लेकिन इस बीच हम जिस तरह से देखिए, अगर जमीनी स्तर पर बागेश्वर की स्थिति जाने तो कांग्रेस की क्या स्थिति देखने को मिलती है इस समय? जी देखिए, अगर बागेश्वर उपचुनाव की मैं बात करूं तो बागेश्वर चुनाव में समझने की आवश्यकता है। बागेश्वर विधानसभा सीट से
जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, जो चुनाव जीत कर आए, चंदन रामदास, वो बाद में परिवहन मंत्री बने, परंतु बीमारी के चलते उनका निधन हुआ जी। और इसके बाद सीट रिक्त हुई। मौजूदा समय में कांग्रेस को आप पार्टी से बसंत कुमार में दम दिखा, लिहाजा आप पार्टी से चुनाव लड़ चुके बसंत कुमार को कांग्रेस लेकर आई। इस पर भी भाजपा ने मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है, लिहाजा वो दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट कर रही है। जबकि बीते चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे रंजीत दास, वो भाजपा में शामिल हो गए। चुनाव में आने जाने का दौर हम तो देखते ही हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री इस वक्त बागेश्वर में हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेता बहुत मजबूती के साथ बागेश्वर में हैं, जिसमें यशपाल आर्य, हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह मेहरा, ये बड़े नाम हैं जो बागेश्वर में हैं। कांग्रेस का कैलकुलेशन ये है कि बसंत कुमार जो बीते चुनाव में 16,000 वोट पाए थे, इसमें यदि कांग्रेस का भी वोट ऐड हो जाता है तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन कांग्रेस को लगता है, जबकि भाजपा को लगता है कि सिंपैथी वोट चंदन रामदास की जो छवि थी और जो उन्होंने विकास कार्य किए, बिल्कुल है, लेकिन इस बयान के बाद, इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं अब सियासत भी बागेश्वर चुनाव को लेकर गर्माती हुई नजर आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में गए, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, जो कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचे हैं। तो यशोदा अस्पताल पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, और आपको बता दें कि इस दौरान अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर रजत अरोड़ा और आईवीएफ की मशहूर डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। अस्पताल के प्रबंधक ने बताया कि किस तरह से आधुनिक उपकरण और नई तकनीकी से मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं डॉक्टर रजत अरोड़ा और गौरी अग्रवाल ने उन्हें नई नई बीमारियों के बारे में बताया और यह बताने की कोशिश की है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हम लोग बीमारियों से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अस्पताल के डॉक्टरों की तारीफ जमकर की और आईसीयू में जाकर मरीजों से भी बात कर अस्पताल की एडवांस तकनीकी के बारे में जाना। बता दें कि ये अस्पताल में आते हैं। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद पहुंचे हैं, यशोदा अस्पताल पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा ये अस्पताल पहुंचे हैं। वहां जाकर जो मरीज हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर है। साथ ही यहाँ बता दें जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इलाज करने के लिए मौजूद है। कई डॉक्टर्स बाहर से भी आए हैं और आपको बता दें यहाँ पर चाहे वीआईपी हो, चाहे निम्न तबके के लोगों को, सभी का इलाज किया जा रहा है। तो एलजी मनोज सिन्हा गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचे हैं, तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।